बात करते हैं दिल्ली के पूरे चुनावी समीकरण की, क्योंकि दिल्ली के बिसात पर अरविंद केजरीवाल को जब से अंतरिम जमानत मिली है और वो बेल पर बाहर हैं, अरविंद केजरीवाल अपने पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और दिल्ली में ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने अपना खंभा गाड़ दिया है। अरविंद केजरीवाल लगातार अपने संबोधन में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को डिगा सकता है तो वो है इंडिया गठबंधन और वो है आम आदमी पार्टी। बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरती है, ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल का अपनी तमाम चुनावी सभाओं में। इसके साथ साथ उसी लिहाज में वो ये भी कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। उनके कुछ कथन आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जनता के लिए जेल गए हैं। उनका कहना है कि मैं जनता के लिए, आपके लिए, आपकी आवाज उठाने की वजह से आज मैं जेल में हूं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें शराब घोटाले के लिए जेल में रखा। अब इसका जनता के साथ क्या संबंध है, केजरीवाल जी के अलावा शायद कोई और बेहतर तरीके से नहीं बता पाएगा। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो 5 जून को और उसके बाद उन्हें कभी जेल जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि क्या वो मानते हैं कि जिसकी सरकार होती है वो कभी जेल नहीं जाता? और अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो ऐसे में क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का पूरा मामला खत्म हो जाएगा और वो कभी जेल नहीं जाएंगे? शराब घोटाले का जो पूरा दंश उनके ऊपर लगाया गया है वो सब धुल जाएगा, क्लीन चिट, ड्राई क्लीन, वॉशिंग मशीन। ये कई तरह की बातें हैं जो आमतौर पर निकलकर सामने आ रही हैं। अपनी तमाम चुनावी सभा में अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा वो जरूर दिलवाएंगे। 10 साल से भी ज्यादा वक्त से वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में भी अपनी पकड़ बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसके बावजूद दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा अभी तक मिला नहीं है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मामले पर उनकी सहयोगी दल कांग्रेस, जो दिल्ली में उनके साथ है लेकिन पंजाब में उनके खिलाफ है, उसने आज तक आम आदमी पार्टी की इस मांग का समर्थन नहीं किया। कांग्रेस मानती है कि दिल्ली को आम आदमी पार्टी के मातहत या किसी और सरकार के मातहत पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली के लिए उपयुक्त नहीं है, यह कांग्रेस ने कहा है बार बार। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिस तरीके के भाषण, जिस तरह की शैली, जिस तरह की बातचीत दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, क्या इसका एक ही मकसद है कि किसी कीमत पर उनको दोबारा जेल न जाना पड़े? तो आइए इसके साथ साथ दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सीटों के बारे में भी आकलन करते हैं। 2014-2019 के आंकड़ा यह बताते हैं कि 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो क्या 2024 में एक बार फिर यानी कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सभी 7 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर सकती है? और अगर ऐसा होगा तो क्या यह अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, खास करके तब जबकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उसके साथ साथ कांग्रेस के बीच में जमीनी स्तर पर तालमेल नहीं है, न के बराबर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस में तो 2 फुट होता हुआ दिखाई दिया जब प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने कांग्रेस में बगावत कर दी और कहा कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अपनी मनमर्जी से हो रहा है, आम आदमी पार्टी के साथ जाना कांग्रेस सुसाइड के बराबर है। और उसके बाद अरविंद सिंह लवली ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया। तो क्या आज कांग्रेस के लिए यहां पर बहुत ही करो या मरो जैसी स्थिति है? आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को भी जूनियर पार्टनर माना है। दिल्ली में 4 सीटें हैं जिस पर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है, 3 सीटें हैं जिस पर कांग्रेस का उम्मीदवार है। अगर हम कागजी स्तर पर देखें तो आज भी भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवार विपक्ष के सभी उम्मीदवार से ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देते हैं कागजी तौर पर। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हर सीट का एक अपना आयाम होता है और उस आयाम के आधार पर सीटों का आकलन भी होना चाहिए। मैं 7 में से 3 सीटें आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं और इसी से आप समझिए कि दिल्ली की यह लड़ाई कितनी मुश्किल या आसान होने जा रही है। नई दिल्ली की सीट पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है। 2019 में इस सीट से मीनाक्षी लेखी को चुना गया था सांसद के तौर पर। इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इस बार 2 वकील हैं जो आमने सामने हैं, बासवी स्वराज और सोमनाथ भारती, दोनों वकील हैं पेशे से। दोनों भाषण जबरदस्त करते हैं,
पब्लिक कनेक्ट और मास कनेक्ट करने में भी दोनों एक दूसरे से आगे पीछे नहीं है। लेकिन इस पूरी सीट पर वोट बैंक किसका माना जाता है? यहां पर जो वोट बैंक है वो अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक माना जाता है, और वो इसलिए क्योंकि यहां पर आमतौर पर सेक्रेटेरिएट्स में काम करने वाले मध्यम वर्ग के कर्मचारी हैं, और कर्मचारी वर्ग आमतौर पर दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को अपनी प्रेफरेंस मानते रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि जब आपको 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, 20,000 लीटर पानी फ्री मिलता है, अन्य तरह की सुविधाएं मिलती हैं, तो राज्य के स्तर पर इस पूरी सीट का बिहेवियर एक तरह से राज्य के स्तर पर आता है, जो कि आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज यहां पर बहुत अच्छा दिखाई देता है जब आप असेंबली इलेक्शन की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही आप लोकसभा के चुनाव की बात करते हैं, यहां पर खास करके जो सेक्रेटेरिएट्स में काम करने वाले कर्मचारी हैं या फिर उसके साथ साथ जो अन्य वर्ग है, वो बहुत ही पढ़ा लिखा और शिक्षित वर्ग है, और ये वर्ग आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनता आया है पिछले 2 चुनाव से। तो इस बार क्या ये पैटर्न बदलेगा, ये तो हम 4 तारीख के बाद आपके सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। एक और सीट है चांदनी चौक। चांदनी चौक पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रवीण खंडेलवाल को उतारा है, और कांग्रेस ने अपने पुराने दिग्गज नेता जेपी अग्रवाल को उतारा है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस सीट पर कांग्रेस पार्टी को वाकई में फायदा मिल सकता है? इसके लिए हमें यहां का जातीय समीकरण समझना पड़ेगा साहब। इस सीट पर मुसलमान आबादी 30% है। इसके बावजूद 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से जीत हासिल की है। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट की आबादी 25% है, और इस वोट बैंक पर बड़े पैमाने पर बीजेपी का अभी तक आधिपत्य रहा है। ओबीसी की आबादी 20% है, और यह भी बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती हुई दिखाई देती है। और वैश्य समुदाय 15% है, और इस 15% पर अग्रवाल साहब की नजर है। तो 15 + 30 45% वोट शेयर कांग्रेस मानती है कि उसके पास जा सकता है, जिसकी वजह से इस सीट पर उसको उम्मीदें हैं। और खासकर एक बात और है कि माथुर साहब का जो कनेक्ट है, पब्लिक कनेक्ट, वो इस इलाके में पहले से काफी अच्छा रहा है। लेकिन क्या यह काम आएगा, यह अपने आप में बहुत ही बड़ा सवाल है। एक और सीट है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। इस सीट की तरफ जब आप देखें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के योगेंद्र चौधरी का मुकाबला कांग्रेस के उदित राज से है। उदित राज 2014 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव जीत चुके थे, 2019 में कांग्रेस की तरफ से लड़े और हार गए, और इस बार फिर चुनाव के मैदान में है कांग्रेस की तरफ से। यहां पर जो समीकरण है वो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि इस सीट पर पहले हंसराज हंस को टिकट दिया गया था। उनका टिकट इस बार काट दिया गया क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में उनका पब्लिक कनेक्ट बहुत अच्छा नहीं था, फीडबैक बहुत अच्छा नहीं था। इस सीट पर कहां और किसकी क्या है स्थिति, जातीय आधार पर देखें तो दलित वोटर्स इस पूरी सीट पर अपना पूरा दबदबा रखते हैं। 21% यहां पर दलित वोट है, जाट वोट 16% है, ब्राह्मण 12% है, बनिया 10% है, ओबीसी 20% है, और मुसलमान आबादी यहां पर 10% के आसपास है। इसलिए अगर आप यहां पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां मफीद वोट कौन कौन सा है, 21% और 16% जाट अपने आप में बहुत बड़ा मामला रखता है। उसके बाद ब्राह्मणों की जाति, और कुल मिलाकर यहां पर सीटों का आकलन कुछ अलग तरीके से होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो कुछ एक सवाल है, ये जो मैंने आपके सामने सीट रखा, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और एक आखिरी सीट जो बड़ी ही दिलचस्प और रोचक हो चुकी है इस बार, क्योंकि रिंकी के पप्पा मनोज तिवारी तीसरी बार यहां से उम्मीदवार हैं, और कांग्रेस ने अपनी तरफ से कन्हैया कुमार जी को उतारा है। कन्हैया कुमार जी बिहार के रहने वाले हैं, और मनोज तिवारी का परिवार भी बिहार का रहने वाला है, लेकिन उनका जन्म और उनकी पूरी पढ़ाई उत्तर प्रदेश में हुई है। यानी कि दोनों पूर्वांचल के नेता हैं। और पूर्वांचल के नेताओं को यहां क्यों उतारा जाता है? वो इसलिए क्योंकि यहां पर पूर्वांचल आबादी बहुत बड़े पैमाने पर है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग बड़े पैमाने पर यहां रहते हैं। 28% वोट बैंक सिर्फ इन लोगों का है। जाहिर सी बात है, इसलिए ऐसे उम्मीदवार यहां पे तय किए जाते हैं। अब कन्हैया कुमार के बारे में यह है कि वामपंथ दलों के समर्थन से उन्होंने बिहार में चुनाव लड़ा, वहां पर चुनाव हारे, और उसके बाद दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उनके आने के साथ ही कांग्रेस में जबरदस्त विरोध है, और वो विरोध इस बात को लेकर है कि इंपोर्टेड नेता को लाने की आवश्यकता खास करके नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में क्यों पड़ी। अब यहां पर लड़ाई दो ऐसे लोगों के बीच में है जो खुद अपने आप को दिल्ली का मानते नहीं है, लेकिन है दिल्ली के। अब इसके साथ साथ यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मुस्लिम वोट्स है वो बड़ा जबरदस्त खेल करता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो मुसलमान वोट बैंक है वो कुछ इन इलाकों में सिमटा हुआ है, जैसा कि सीमापुरी, सीलमपुर, बाबरपुर, इन जैसे इलाकों में, और ये करीबन 23% के आसपास है।
इसलिए काफी कुछ यहां पर हो सकता है, काफी उम्मीदें भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज दिल्ली को लेकर निकल कर आ रही है वो बिल्कुल स्पष्ट है और उसके बारे में आपको ये बात समझनी चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन नेतृत्व के स्तर पर तो काफी कुछ एक साथ होता दिखाई दे रहा, लेकिन जमीन पर अभी भी दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के विरोध में हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों को पता है कि विधानसभा के चुनाव में दोनों एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं, जो अगले साल, या माफ कीजिएगा इसी साल, अगले साल जनवरी कह रहा था मैं, लेकिन इसी साल दिसंबर में उसकी कार्रवाई शुरू होने जा रही है। तो अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली तो फिर यह दुश्मनी कैसे निकाली जाएगी, यह बड़ा सवाल है।